प्राचीन भारत की कल्पना करो। लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी लेटर वैदिक पीरियड एक ऐसे समय की जब बहुत बड़े बदलाव हुए। आर्य सप्त सिंधु से पूर्व की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों में चले गए और घुमंतु जनजातियों से बसने वाले राज्यों में बदल गए। लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ किया और खेती में क्रांति ला दी, जिससे जनसंख्या बढ़ी और नए शहर बने। जनजातीय समाज संगठित राज्यों में बदल गए और लचीली सामाजिक व्यवस्था एक सख्त जाति व्यवस्था में बदल गई। धार्मिक जीवन और भी जटिल हो गया, जिसमें विस्तृत अनुष्ठान और गहरे दार्शनिक विचारों का जन्म हुआ। इस युग ने भारत के महान साम्राज्यों और स्थायी परंपराओं के लिए मंच तैयार किया। चलो वापस चलते हैं यह जानने के लिए कि इन बदलावों ने भारतीय सभ्यता के डीएनए को कैसे आकार दिया। लेटर वैदिक पीरियड में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जनजातियां धीरे धीरे राज्यों में बदल गईं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन में एक बड़ा बदलाव था। इन नए राज्यों को जनपदों कहा गया, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र और एक संगठित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जनपद सिर्फ रिश्तेदारी पर नहीं, बल्कि एक विशेष इलाके पर आधारित थे। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि इसने लोगों को एक साझा भौगोलिक पहचान के साथ जोड़ा। राजशाही वंशानुगत हो गई, जिसका मतलब था कि राजा का पद परिवार के सदस्यों को मिलता था। इससे सत्ता की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित हुई। शासकों को अश्वमेध जैसे भव्य अनुष्ठानों से वैधता मिली, जो उनकी शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाते थे। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना और राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करना था। ये अनुष्ठान उनकी सर्वोच्चता को दर्शाते थे और लोगों के बीच राजा के प्रति सम्मान और भय पैदा करते थे। पुरानी आदिवासी सभाओं ने अपनी शक्ति खो दी, क्योंकि राजा और उसकी परिषद ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भूमिका निभाई। राजा का अधिकार बढ़ गया और वह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। राजा को एक उभरती हुई नौकरशाही और नियमित कराधान का समर्थन मिला, जिससे राज्य के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिली। कोषाध्यक्ष और कर संग्रहकर्ता जैसे अधिकारी सामने आए, जो राज्य के वित्त और राजस्व का प्रबंधन करते थे। यह औपचारिक प्रशासन की शुरुआत थी, जो राज्य के शासन को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कराधान ने स्वैच्छिक श्रद्धांजलि की जगह ले ली, जिससे राज्य के लिए राजस्व का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित हुआ। इस राजस्व से सेनाओं और शाही समारोहों को धन मिला, जो राज्य की शक्ति और समृद्धि को दर्शाते थे। राजा अब व्यवस्था के रक्षक और शासन में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में खड़ा था, जो अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए जिम्मेदार था। समानतावादी जनजातियों से शक्तिशाली राजशाही की ओर यह बदलाव सामाजिक संरचना और राजनीतिक संगठन में एक गहरा परिवर्तन था। यह भारत की भविष्य की राजनीतिक प्रणालियों की नींव थी, जिसने सदियों तक देश के शासन को आकार दिया। राजशाही, नौकरशाही और कराधान का मॉडल सदियों तक बना रहा, जो भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। लेटर वैदिक दुनिया अब जनजातियों का एक ढीला ढाला समूह नहीं थी, बल्कि एक जटिल और संगठित समाज बन गई थी। ये बढ़ते राज्यों की भूमि थी, जो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे और अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। सिंहासनों का युग शुरू हो चुका था और भारत एक नए राजनीतिक और सामाजिक युग में प्रवेश कर रहा था। लेटर वैदिक पीरियड ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसने सामाजिक संरचनाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। वर्णा सिस्टम ब्राह्मण, जो कि समाज के शीर्ष पर थे, क्षत्रिय, योद्धा और शासक वर्ग, वैश्य, व्यापारी और कृषक समुदाय, और शूद्र को, जो श्रमिक वर्ग थे, एक कठोर जन्म आधारित पदानुक्रम में बदल दिया। यह व्यवस्था व्यक्ति के जन्म के आधार पर उनके सामाजिक स्थान को निर्धारित करती थी, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। ब्राह्मणों ने पुजारियों के रूप में शीर्ष स्थान का दावा किया। वे धार्मिक अनुष्ठानों और ज्ञान के संरक्षक थे। क्षत्रिय शासन करते थे। उनका कर्तव्य था राज्य की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना। वैश्य व्यापार और खेती करते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शूद्र सेवा करते थे और अक्सर उन्हें अनुष्ठानों और शिक्षा से बाहर रखा जाता था। इससे समाज में असमानता और बढ़ गई। सामाजिक गतिशीलता खत्म हो गई और शुद्धता, विवाह और दैनिक जीवन के बारे में नियम सख्त हो गए। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार, शिक्षा तक पहुंच और सार्वजनिक भूमिकाएं खो दी। कुछ ही अपवाद थे।
महिलाओं को घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया। आश्रम व्यवस्था, छात्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उच्च जाति के पुरुषों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरी, जिसमें कर्तव्य और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर जोर दिया गया। यह जीवन के 4 चरणों का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था। इस युग की सामाजिक व्यवस्था, जिसे दिव्य रूप से आदेशित बताया गया, हजारों सालों तक भारतीय समाज को आकार देगी। ये व्यवस्था भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई। लेटर वैदिक दुनिया अब गहराई से स्तरीकृत थी, जिसके मूल में पदानुक्रम और कर्तव्य थे। यह एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक संरचना थी। लेटर वैदिक पीरियड में धर्म प्रकृति पूजा से हटकर जटिल अनुष्ठानों और प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव जैसे नए देवताओं की ओर बढ़ गया। ब्राह्मण पुजारियों के नेतृत्व में विस्तृत बलिदान केंद्रीय बन गए, जिससे अनुष्ठानिक ज्ञान शक्ति का स्रोत बन गया। फिर भी जंगलों में ऋषि अनुष्ठानों पर सवाल उठाने लगे, अस्तित्व के बारे में गहरी सच्चाइयों की तलाश करने लगे। उपनिषद सामने आए, जिसमें ब्रह्म, सार्वभौमिक वास्तविकता, आत्मा, स्वयं, कर्म और मोक्ष, मुक्ति जैसी अवधारणाओं की खोज की गई। इस दार्शनिक क्रांति ने ध्यान अंदर की ओर मोड़ा, जिससे भारतीय विचार की नींव पड़ी। अनुष्ठानों से असंतोष ने इस काल के अंत में नए धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी मंच तैयार किया। इस प्रकार लेटर वैदिक युग अनुष्ठानिक रूढ़िवादिता और आध्यात्मिक नवाचार दोनों का एक केंद्र था। इसकी विरासत प्रश्न पूछने और गहन दार्शनिक जांच की एक परंपरा। लोहे की टेक्नोलॉजी ने लेटर वैदिक अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जंगल साफ किए गए, खेत फैले और कृषि में तेजी आई। लोहे के हल ने पैदावार बढ़ाई, खासकर चावल की, जिससे बड़ी आबादी और स्थायी बस्तियों को सहारा मिला। अतिरिक्त फसलों ने विशेषज्ञता को संभव बनाया। पुजारी, योद्धा, कारीगर और व्यापारी खूब फले फूले। इस अतिरिक्त पर कराधान ने राज्य और उसके अनुष्ठानों को वित्त पोषित किया। व्यापार फला फूला, जिसमें बड़े लेन देन में निष्क जैसे सोने के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया और व्यापारी संघ श्रेणियां उभरे। व्यावसायिक विशेषज्ञता बढ़ी, जिसमें कारीगरों ने अभिजात वर्ग के लिए विशिष्ट पेंटेड ग्रे वेयर मिट्टी के बर्तन बनाए। अर्थव्यवस्था में विविधता आई, जिसने एक जीवंत भौतिक संस्कृति और नए सामाजिक वर्गों को सहारा दिया। लोहे और कृषि ने राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए भौतिक आधार प्रदान किया। लेटर वैदिक दुनिया अब गतिशील, आपस में जुड़ी हुई और तेजी से समृद्ध थी। लेटर वैदिक पीरियड साहित्य और शिक्षा का स्वर्ण युग था। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ने वैदिक सिद्धांतों का विस्तार किया, जिसमें धुनों, अनुष्ठानों और दैनिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अथर्ववेद के मंत्र और तंत्र पुजारी परंपराओं के साथ साथ लोकप्रिय मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। गद्य ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ने अनुष्ठानों की व्याख्या की और गहरे दर्शन की खोज की। इस युग की वीर गाथाओं में रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों के बीज बोए गए थे। विशेष विज्ञान, वेदांग विकसित होने लगे, जिससे पवित्र ज्ञान का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। इस बौद्धिक मंथन ने भारत की साहित्यिक और दार्शनिक विरासत को आकार दिया। लेटर वैदिक पीरियड में दैनिक जीवन बढ़ती जटिलता और समृद्धि को दर्शाता था। पेंटेड ग्रेवेयर मिट्टी के बर्तन अभिजात वर्ग की स्थिति का संकेत देते थे, जबकि बस्तियां आदि शहरों में विकसित हुईं। घर सरल लेकिन स्थायी थे। कृषि और पशुधन केंद्रीय रहे, लेकिन भूमि प्रमुख संपत्ति बन गई। आहार में चावल, गेहूं, दूध और कभी-कभी मांस शामिल था। कपड़े सूती या ऊनी होते थे और धनी लोग सोने से सजे होते थे। आभूषण, संगीत और रथ दौड़ सामाजिक जीवन को चिह्नित करते थे, जबकि जुआ एक आम बुराई थी। लोहे के औजारों ने शिल्प और निर्माण में सुधार किया। तांबा, कांस्य और यहाँ तक कि कांच के मोती का भी इस्तेमाल किया जाता था। यह भौतिक संस्कृति शहरीकरण और अधिक सामाजिक स्तरीकरण की कगार पर एक समाज को दर्शाती है। लेटर वैदिक दुनिया अब बसने वाली, कुशल और तेजी से परिष्कृत होती जा रही थी। लेटर वैदिक पीरियड ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में भारतीय सभ्यता की नींव रखी। एक ऐसी नींव जिस पर सदियों से हमारी संस्कृति और समाज का निर्माण हुआ। इसने न केवल नए विचारों को जन्म दिया, बल्कि सामाजिक संरचनाओं को भी नया आकार दिया। वंशानुगत राजशाही, जहां शक्ति और पद परिवार के सदस्यों को सौंपे जाते थे, जाति व्यवस्था जो समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करती थी, और भव्य अनुष्ठानों की परंपरा जो धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई।
इन अनुष्ठानों में देवताओं को प्रसन्न करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जटिल रस्में शामिल थीं। एक दिव्य रूप से स्वीकृत राजा, जिसे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, और एक कठोर सामाजिक व्यवस्था के विचार ने, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान जन्म से निर्धारित होता था, सदियों तक भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। इन विचारों ने शासन, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया। आश्रम व्यवस्था, जीवन के 4 चरणों का एक अनूठा दृष्टिकोण, और महिलाओं की घटती स्थिति ने समाज में उनकी भूमिकाओं और अधिकारों को सीमित कर दिया। ऐसे पैटर्न स्थापित किए जो लंबे समय तक बने रहे। ये पैटर्न आज भी भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। दार्शनिक रूप से उपनिषदों ने ज्ञान और आध्यात्मिकता की नई दिशाओं को खोलते हुए ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मोक्ष जैसी अवधारणाओं को पेश किया। ये विचार हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं, जो आज भी भारतीय विचार को परिभाषित करती हैं। ये अवधारणाएं न केवल धार्मिक ग्रंथों में, बल्कि दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। इस युग की आध्यात्मिक उथल-पुथल ने नए धार्मिक आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो वैदिक धर्म के कुछ पहलुओं के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरे, जिससे भारत की धार्मिक विविधता का विस्तार हुआ। इन धर्मों ने अहिंसा, त्याग और समानता जैसे नए विचारों को बढ़ावा दिया। लोहे पर आधारित कृषि ने उत्पादन में वृद्धि करके शहरीकरण और राज्य के गठन को सक्षम बनाया। इससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और नए शहरों का विकास हुआ। लेटर वैदिक पीरियड ने देहाती जनजातियों की दुनिया, जो प्रकृति के करीब रहती थीं, और महान शहरों के उदय के बीच एक पुल का काम किया। यह एक ऐसा समय था जब ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच संबंध बदल रहे थे। आज भारत को समझने के लिए इसकी जटिलताओं और विविधताओं को हमें गंगा के मैदानों में परिवर्तन के इस युग को देखना होगा। यह युग आधुनिक भारत की नींव है।